नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अमृता चौरसिया। शुरुआत सुर्खियों के साथ। भारत डेटा सुरक्षा को लेकर नहीं करेगा कोई समझौता। देश की सुरक्षा के साथ ही लोगों के अधिकारों का पूरा सम्मान। राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। फोन डेटा से खिलवाड़ के मामले में इजरायली कंपनी एनएसओ को नोटिस जारी। चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित। चिटफंड कंपनियों को पारदर्शी बनाने और गरीबों के हितों को संरक्षित करने का प्रावधान। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर पाबंदी से जुड़े विधेयक पर चर्चा जारी। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के निवासियों को मिला मालिकाना हक। अनधिकृत कॉलोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता विधेयक 2019 लोकसभा से पारित। दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। उद्धव ठाकरे ने ली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 6 अन्य मंत्रियों ने भी ली शपथ। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम जारी किया। किसानों का कर्ज माफ करने और पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को फेलोशिप कराई जाएगी मुहैया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार आज खत्म। 6 जिलों के 13 निर्वाचन क्षेत्रों में 30 नवंबर को होगा मतदान। चतरा और गढ़वा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की रैली। बाकी चरणों के मतदान के लिए चुनाव प्रचार में तेजी। राज्यसभा में अविलंबनीय लोक महत्व के विषय व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ व्यक्तियों के फोन डेटा से खिलवाड़ करने के लिए स्पाईवेयर पेगासस के कथित उपयोग पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसके जवाब में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत डेटा सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा, साथ ही नागरिकों के अधिकारों का पूरा सम्मान होगा। सरकार नागरिकों के फोन डेटा से खिलवाड़ के मामले में गंभीर है। पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ को नोटिस जारी किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार पहले ही व्हाट्सएप को लेकर उसकी कंपनी फेसबुक से डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कर चुकी है। भारत अपनी डाटा संप्रभुता पर कभी कोई समझौता नहीं करेगा। और अगर आज भारत दुनिया की एक डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है तो ऐसे में हम एक बात साफ कहते हैं कि आप भारत आइए, आप बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जो अति सेंसिटिव डेटा है, जो सेंसिटिव डेटा है, उस पर भारत अपना अधिकार एक्सरसाइज करेगा। हमने कहा है कि आपके पूरे हम प्रोसेसेस ऑडिट करेंगे। उन्होंने उसका जवाब दिया है। हमने एक सबसीक्वेंट जवाब उनसे मांगा है। हमने एनएसओ को भी नोटिस भेजी है आपकी जानकारी के लिए। प्रॉपर ओवरसाइट इज देयर, दैट इज हाउ यू अंडरटेक द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड इंटरसेप्ट ऑफ इट। And I wish to make it very clear कि भारत की सुरक्षा के लिए काम हम करेंगे क्योंकि ये देश हित में है और हम यहां पर हम देश की जनता के अधिकारों का भी सम्मान करेंगे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने सरकार का इस विषय की ओर ध्यान दिलाया। कई सदस्यों ने भी पेगासस सॉफ्टवेयर, फोन टेपिंग से लेकर डेटा सुरक्षा पर सवाल पूछे। हाल ही मीडिया रिपोर्ट्स में देश विदेश के करीब 1500 लोगों के व्हाट्सएप में पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी का मामला सामने आया था। अध्यक्ष जी, मामला इसलिए जरूरी है कि अब साइबर वॉरफेयर का जमाना है। किसी देश के हितों को और उसकी सुरक्षा को साइबर वॉर के जरिए जितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है उतने बड़े पारंपरिक युद्ध से भी संभव नहीं है। आज ही की मीडिया रिपोर्ट अनुसार केवल व्हाट्सएप ही नहीं, गूगल का इस्तेमाल भी सर्वेलेंस के लिए हुआ है। The severity rating of the breach was high according to the note which has since been taken down. So my question is, sir, why did the government fail to act on this urgent note by the team at CERT-In at that time?
व्हाट्सएप के अनुसार पेगासस को एंड्रॉयड, iOS और ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करके मोबाइल उपकरणों पर दूरस्थ रूप से स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये एक किस्म का टेक्नोलॉजी की दृष्टि से एक उपयोग करते हुए हमारे बाकी भी संसाधनों में या बाकी भी जानकारी में ये विषय आ सकता है। इसके संबंध में भी जो सरकार ने संकल्प व्यक्त किया उसको जरा और विस्तार से बताएं। लोकसभा से मंजूरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को प्रतिबंधित करने से संबंधित विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा शुरू हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन विधेयक 2019 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक इसी साल 18 सितंबर को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में ई सिगरेट का किसी प्रकार उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण या विज्ञापन अपराध माना जाएगा और पहली बार अपराध के मामले में 1 साल तक कैद या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों लगेगा, जबकि अगली बार अपराध के लिए 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। के रागेश ने इस विधेयक को लेकर परिनियत संकल्प पेश किया। You have to fight it the other way. You have to educate people. You can't straight away ban everything when it has a big consumer base. And we know the classic example is about tobacco, pan masala, alcohol, etc. Since e-cigarettes have a small consumer base, we strongly feel that ban is the most effective measure and it's the need of the hour. There is a study by Public Health England which showed that e-cigarettes were found to be almost 95% less harmful than conventional cigarettes. How is this? Because essentially when you smoke a cigarette, you're also inhaling smoke, burnt products including burnt paper, there is tar, there is carbon monoxide, there are various other contaminants that you inhale and which can cause the damage over a particular point in time. ई सिगरेट को पी रहा है उन्हीं को उनकी हेल्थ खराब करता है ऐसे नहीं है, उनका ही स्वास्थ्य बिगड़ता है ऐसे नहीं है, जो बाजू में है वो ऑटोमेटिकली पैसिव स्मोकर सरीका होता है, उनके ऊपर भी असर और उसी तरह से बाकी लोगों को भी बीमारियां हो सकती हैं। यानी जैसे हम सिगरेट का कहते हैं वैसे इसके भी परेशानी है। लोकसभा के बाद चिटफंड संशोधन विधेयक 2019 राज्यसभा में भी पारित हो गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विधेयक में पारदर्शिता, ग्राहक की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नए बिल में चिटफंड कंपनियों को पारदर्शी बनाया जाएगा और गरीबों के हितों का संरक्षण हो पाएगा। विधेयक में चिटफंड की मौद्रिक सीमा को 3 गुना बढ़ाने और फोरमैन के कमीशन को 7% करने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए सदस्यों ने चिटफंड के जरिए धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और गरीब लोगों के हितों का ध्यान रखने की मांग की। 2001 के जो इन्फ्लेशन रेट को देखकर हमने तब से इसको कैलकुलेट किया है और जो इंडिविजुअल्स हैं उसके लिए 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की लिमिट की है, फर्म्स के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 18 लाख रुपए की कर दी है और इसको इन्फ्लेशन रेट के साथ जोड़कर ही बढ़ाया गया है। माननीय दिग्विजय जी ने कहा कि 5% से बढ़कर आपने 7% कमीशन कर दी है फोरमैन की। ये इसलिए ज़रूरी हो गया था कि 1982 के समय से लिमिट तय थी। देयर आर वेरियस प्रोविजन सर related to offences and penalties in the Act, and these are provided under section 76 to 82 of the Act. और बड़ा विस्तार में इसकी जानकारी दी गई है। Thousands of crores of poor people's money was lost in Sarada scam. It was lost in Rose Valley scam, in IMA jewelry scam. We have legislated on banning of the unregulated deposit schemes 2019, only a few months ago. This is to punish people who indulge in financial fraud and crimes. लगभग 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ का ये व्यवसाय है और किसका पैसा है? ये सारा पैसा गरीब मजदूर का है जो कि लूट में और लुटाई हो रही है। इसको रोकने की आवश्यकता है मंत्री जी।
मुझे लगता है सरकार जो अमेंडमेंट लाई है इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कि जो मिनट्स हैं वो अधिकतम 2 दिन में साइन करनी होंगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इसमें कार्रवाई होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को आमंत्रित किया है और भारत आने के पहले उन्होंने साफ कहा कि वे अब श्रीलंका में रहने वाले सभी नागरिकों के राष्ट्रपति हैं, किसी एक समुदाय के नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुरुवार को राज्यसभा में विदेश नीति को लेकर सरकार के प्रयासों के बारे में बोल रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया फिलहाल भारत में हैं और उनके साथ सभी मुद्दों पर विस्तार से बात होगी। I had visited Sri Lanka a day after he was sworn in as president. We discussed briefly our bilateral relationship. The president of Sri Lanka is due in India for a visit. Many of our bilateral concerns, the relevant points, sir, which I would make for the consideration of the House and for Mr. Vaiko, is that the president of Sri Lanka assured us that he is today the president of all Sri Lankans. So I think we need to look at that assurance, and obviously whatever discussions will happen during his visit would demonstrate where that assurance holds. राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, हालांकि इस संबंध में पर्याप्त नियम और दिशा निर्देश मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत दुखद है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही। think there's unanimity in the House, and what is required is action at the lower level, local level. That is not happening, unfortunately, in spite of the law, in spite of the ministers, this thing and all. It's really painful. Parents are having mental agony, and nobody is able to say anything. And moreover, it's not a partisan or political issue also. We have to take further steps, and the minister can have consultation with some well-meaning members who are interested. You can call an informal meeting, talk to them, and come out with some more ideas and share with Sri Ravi Shankar Prasad ji also. और इससे पहले AIADMK की सांसद विजला सत्यनंत ने ये मुद्दा उठाया। इसके जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बाल अश्लीलता चित्रण में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चों से यौन अपराध के मामले में कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सदन को बताया कि केंद्र बच्चों और महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधियों का एक ऑनलाइन डेटाबेस विकसित कर रहा है। I am grateful that this House passed in its last session special penal provisions against child pornography online. My request, sir, through you is to each member of Parliament and to each district, my endeavour is to give the guidelines to even get support immediately to report such things so that such content is taken down. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में बहस का जवाब देते हुए आर्थिक विकास पर उठाए जा रहे विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब दिए। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में विकास दर में बढ़ोतरी हुई है और सरकार ने इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन बांटा है। राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों की खस्ता हालत के लिए पहले की यूपीए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 के बाद एनपीए में बढ़ोतरी हुई थी, ऐसे में सरकार को आगे आना पड़ा है। The recorded number of NPAs at that time was very low, 2.9. It takes a while for the NPAs to show up. And when did it show up and when did it start showing up? Post 2014. The phone banking continued and 8.4% of NPAs were recognized between 14 and 19. It had come down from 10 lakh crores to 8 lakh crores because we pursued those fellows who went away without paying the banks. So it's all right to give probably not so worthy a client money, but certainly for us, it's not right to let that fellow sit on it, but we pursued them. वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए के कार्यकाल में राजस्व और पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी हुई है।
और सरकार का हर एक कदम विकास के लिए उठाया गया है। Revenue expenditure, sir, has increased by 13.97%. I'm talking of first half of this year. Capital expenditure, 15.31% increase. Capital receipts, sir, 9.75% increase. So it's not the way in which it's being projected. So everything is coming down. Not at all. These figures are here. वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि पूर्वी और पश्चिम फ्रेट कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है और इसे 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। 97.8% of all contracts for the entire dedicated freight corridors, the projects which have been all awarded, which means all the projects have been awarded, the works have started. The overall financial and fiscal progress, 61% and 64% respectively, have been achieved by the end of July 2019. Both the eastern and western dedicated freight corridors are targeted to be finished and completed by 2021. वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की समस्या अप्रैल 2020 से भारत 6 लागू होने की अनिवार्यता के कारण पैदा हुई है। The problem in the automobile sector was essentially derived because the emission orders which came from the Supreme Court, which said Bharat Standard 4 emission should be done away with, and with 2 years' time given, Bharat Standard 6 should come into place. And Government of India also took a studied, considered decision that from 4 we shall not go into 5, we shall straight go into 6, and therefore the 6 will come into effect from 1st April 2020. And if that decision has been taken 2 years in advance, naturally there is a churn in the automobile industry because they'll have to change their business model. निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था की समस्याओं पर सरकार की प्रतिक्रिया तेज है। प्रधानमंत्री खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। सभी सेक्टरों का ध्यान रखा जा रहा है। यही नहीं, सरकार किसानों की आमदनी को दोगुनी करने का प्रयास भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने वाला बिल आज लोकसभा से पारित हो गया। विधेयक में इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य ऐसे दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक देने की बात कही गई है जो ऐसी संपत्तियों के लिए खरीद का प्रमाण है। इसके साथ ही ऐसी कॉलोनियों के विकास, वहां मौजूद बुनियादी ढांचा और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद दिल्ली की 1731 अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। जिन लोगों को ये राइट्स मिलने वाले हैं और इन मलकाना हक मिलने के बाद जो वहां पे वो लोन ले पाएंगे, वो प्रॉपर्टी को डेवलप कर पाएंगे, जो प्रॉपर्टी का रेट होगा, मैंने आज तक नहीं, एंड आई वांट टू टेल द ऑनरेबल मेंबर, आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम अ सिंगल resident in these so-called unauthorized colonies to tell me that they want it free. Nobody has come to me because the rates are so reasonable. And there is a regulation, there is a notification where these things have been put up on the DDA's website. DDA's website, please have a look at it. But I am open to discussion, but no one is suggesting it there that we should do it. संसद में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर की टिप्पणी का भारतीय जनता पार्टी ने निंदा करते हुए कार्रवाई की है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि पार्टी ऐसे बयानों या विचारधारा का समर्थन नहीं करती। जेपी नड्डा ने प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मामलों की परामर्श समिति से हटाए जाने की सिफारिश की, जिसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने प्रज्ञा ठाकुर को समिति से हटा दिया। साथ ही संसद सत्र के दौरान प्रज्ञा ठाकुर के बीजेपी संसदीय दल की बैठक में जाने पर रोक लगाई गई है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में बयान दिया है, वह अति निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के विचार को कभी सपोर्ट नहीं करती है और हम लोग उसकी निंदा करते हैं। साथ ही साथ जो वो कंसल्टेटिव कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं, मैंने प्रहलाद जी से कहा है और उसको इमीडिएट इफेक्ट से
उनको समिति से बाहर किया जाता है, उनको समिति के सदस्य नहीं रहने दिया जाएगा। यही मैं कहना चाहता हूं। साथ ही साथ इस सत्र में जो हमारी संसदीय पार्टी की बैठक होती है उसमें भी उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। इसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी शिरकत की। शिवाजी महाराज को नमन करते हुए उद्धव ठाकरे ने मराठी भाषा में शपथ ली। उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना के एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद एनसीपी कोटे से विधायक दल के नेता जयंत पाटिल और छगन भुजबल को शपथ दिलाई गई। वहीं कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट और नितिन राउत को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि वो महाराष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए कर्मठतापूर्ण काम करेंगे। झारखंड में पहले चरण के 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम गया। राज्य में पहले चरण की 13 सीटों पर मतदान 30 नवंबर को होगा। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकेंगे। इस चरण में 13 सीटों पर होने वाले मतदान में कुल 189 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर होगी। इनमें 15 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इन सीटों पर होने वाले मतदान में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। इस चरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर उरांव, मौजूदा मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, 9 पूर्व मंत्री, 10 मौजूदा विधायक, एक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया से सूचनाओं की निष्पक्षता और सटीकता बनाए रखने की सलाह दी है। दिल्ली में इंडियन वुमेन प्रेस कॉर्प्स के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फेक न्यूज, प्रोपेगेंडा और पेड न्यूज के खतरे को रोकने के लिए एक तंत्र की जरूरत है जिससे लोगों तक सही सूचना और जानकारी पहुंच सके। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए मीडिया और सरकार से व्यवस्थित और संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। सबसे पहले मैं महिला पत्रकारों की इस प्रतिष्ठित संस्था इंडियन वुमेन्स प्रेस कोर के 25 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। 1994 में स्थापित इस संस्था का उद्देश्य महिला पत्रकारों को पत्रकारिता में मदद पहुंचाना रहा और महिला पत्रकारों को सूचना उपलब्ध कराने, उनके प्रशिक्षण में तथा संपर्क के माध्यम के रूप इस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे यह जानकर खुशी है कि यह संस्था महिला पत्रकारों को समुचित परिवेश उपलब्ध कराने तथा उनका अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी और अंकिता भगत ने 21वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर महिलाओं के रिकर्व में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। दीपिका कुमारी ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण और अंकिता भगत ने रजत पदक अपने नाम किया और इस जीत के साथ ही भारत ने तीरंदाजी में 2020 टोक्यो खेलों का व्यक्तिगत ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों के पक्ष में लाए गए मानवाधिकार और लोकतंत्र विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके जरिए अब अमेरिका हांगकांग की स्वायत्तता की समीक्षा करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के रुख पर नाराजगी जताई है। हांगकांग में प्रदर्शनकारियों के समर्थन करने वाले हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र अधिनियम 2019 बिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का फैसला चीन के मामलों में हस्तक्षेप है और वह इसमें कभी सफल नहीं होगा। अमेरिकी कानून अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन है।
ये अमेरिका का अड़ियल रवैया है। चीन इसका पुरजोर विरोध करता है। चीन के विदेश विभाग ने कहा है कि अमेरिकी कानून हांगकांग को चीन से विभाजित करने वाला कदम है। यह हमारी एकता और अखंडता पर प्रहार है। चीन ने कहा कि हांगकांग एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है जो एक देश दो प्रणालियों के सिद्धांत के तहत संचालित होता है। गौरतलब है कि चीन की आपत्तियों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को हांगकांग में प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके जरिए अब अमेरिका हांगकांग की स्वायत्तता की समीक्षा करेगा। इसके बाद फैसला लेगा कि अमेरिका की तरफ से हांगकांग को दिया विशेष दर्जा बनाए रखना है या नहीं। कांग्रेस ने एक दूसरा बिल भी पारित किया है। इसके तहत अब अमेरिका वहां की पुलिस को प्रदर्शनकारियों को रोकने वाले हथियार का निर्यात नहीं करेगा। इनमें आंसू गैस के गोले, रबर की गोलियां और स्टेन गन शामिल हैं। ट्रंप ने विधेयकों पर हस्ताक्षर के बाद कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि चीन और हांगकांग के प्रतिनिधि अपने विवादों को सुलझाएंगे, जिससे शांति स्थापित होगी। चीन इसी कानून का विरोध कर रहा है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौजूदा हालात सभ्यता के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैसों में लगातार वृद्धि की वजह से वैश्विक तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। बर्फ तेजी से पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मामले में तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, नहीं तो पूरी सभ्यता का विनाश हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी मौजूदा हालात को लेकर चेतावनी दी है। गोवा के पणजी में भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का भव्य समापन हो गया। 20 नवंबर से 28 नवंबर तक चले फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी में जाने मानी म्यूजिक डायरेक्टर्स, फिल्मी हस्तियां और राजनीतिक हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर गोवा के राज्यपाल सतपाल मलिक और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो मौजूद थे। फेस्टिवल की क्लोजिंग फिल्म मार्गे एंड हर मदर रही, जिसका निर्देशन मोहसेन मखमल बफ ने किया है। बेस्ट फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड पार्टिकल्स को मिला। इस फिल्म का निर्देशन ब्लेज हैरिसन ने किया था और फिल्म के प्रोड्यूसर एस्टेलर पेलोन है। बेस्ट एक्टर फीमेल के सम्मान से उषा जाधव को सम्मानित किया गया। श्री अरविंद स्वामी, Congratulations. Thank you and congratulations. और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।